नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर कमांडर शर्मा अंकल जी की पुस्तक दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार का रीडिंग सेशन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कमांडर शर्मा अंकल। आज आज की रीडिंग पम्मू आंटी जी करेंगी। ओडियो पम्मू आंटी। जय गुरु जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji for giving me the seva, and thank you so much, Vasan Uncle, and to your multilingual team for giving me the seva. So, yes, I will start the book from page 52. सतगुर प्यारा मेरे नाल है, विश्वास के साथ यात्रा। सन 2004 में मैं अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ श्रीलंका छुट्टियां मनाने के लिए गया। कोलंबो के लिए हवाई अड्डा हवाई उड़ान हम चेन्नई से लेने वाले थे, इसलिए हम चेन्नई पहुंच गए। हवाई अड्डे पर एयरलाइन कंपनी का काउंटर बंद होने के समय से 1 घंटा पहले हमने अपने पासपोर्ट जमा कराए और शुभ के सिवा हम सबको हवाई जहाज में चढ़ने के लिए अनुमति पत्र मिल गया। शुभा के पासपोर्ट पर एक अप्रवासन जांच की मोहर की जरूरत थी। हमें हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर दूर शहर में अप्रवासन विभाग के दफ्तर जाकर मोहर लगवाने को कहा गया। हमारे पास केवल 1 घंटा था शहर जाकर मोहर लगवाकर हवाई अड्डे वापस पहुंचने के लिए। ये असंभव था कि ये सब करके वक्त पर वापस आया जा सके, पर मुझे गुरुजी पर विश्वास था। शुभा और मैं महाराज से ये प्रार्थना करते हुए कि कृपया सिर्फ एक मोहर की वजह से हमारी छुट्टियां बर्बाद मत होने दीजिए, कृपया इसे कर दीजिए। फौरन चेन्नई शहर की ओर जाने के लिए निकल गए। हम हवाई अड्डे से बाहर ही निकले थे कि एक ऑटो रिक्शा चालन ने हमसे पूछा कि क्या हम शहर में उप्रवासन विभाग के दफ्तर जा रहे हैं। चालक काफी चुस्त था और बहुत सी लाल बत्तियों के होते हुए भी हम 20 मिनट में दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर के अंदर एक संबंधित अधिकारी मुझे नियमों से संबंधित जानकारी देना चाहते थे। मेरे पास केवल 40 मिनट थे हवाई अड्डे वापस पहुंचने के लिए, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो प्रक्रिया शुरू करें। मुझे एक फॉर्म दिया गया जिसकी मैंने नीचे जाकर एक दुकान से 3 कॉपियां बनवाई और उनको भर दिया। इस सब में 10 मिनट निकल गए। अगला काम था आधा किलोमीटर दूर स्थित बैंक में जाकर 100 रुपए जमा कराना। मैं मन ही मन गुरुजी से इस नौकरशाही की बाधाओं का विरोध करते हुए अपनी बेटी को वही दफ्तर में बैठाकर बैंक की तरफ भागा। बैंक से पैसे तुरंत अब जमा हो गए और मैं वापस भागा। इसमें 15 मिनट और निकल गए। हमें मोहर लगाकर पासपोर्ट वापस मिल गया और जैसे ही हम बाहर निकले ऑटो रिक्शा हमारा इंतजार करता हुआ मिल गया। जो सारा वक्त ऑटो रिक्शा दफ्तरों, बैंकों और हवाई अड्डे की अनिवार्य प्रक्रिया में बर्बाद हुआ, उसका हिसाब करके हवाई अड्डे वापस पहुंचने के लिए हमारे पास अब केवल 10 ही मिनट बचे थे। रास्ते में हमें एक भी लाल बत्ती नहीं मिली। 5 से 7 मिनट के अंदर मुझे भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नाम का बोर्ड दिखाई देने लगा। विश्वास न कर पाने के कारण मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या हम अभी से हवाई अड्डे के पास पहुंच गए हैं। हमें हवाई जहाज दिख रहे थे। हम वापस पहुंच चुके थे। हम तेजी से अंदर गए। क्या हम वक्त रहते हुए पहुंच गए? पूरी तरह से नहीं। एयरलाइन कंपनी का मैनेजर
काउंटर पर बैठी लड़की को समय समाप्त हो जाने के कारण काउंटर बंद करने को कह रहा था। मैनेजर के ऐसा कहने के दौरान ही उसने मुझे और शुभा को तेजी से आते हुए देखा। उसने मेरी पत्नी से हमारे परिचय की पुष्टि की और उस लड़की को पुनः काउंटर खोलने, हमारा सामान हवाई जहाज में चढ़ाने के लिए लेने और साथ ही हमें अंदर जाने देने के को कहा। जो बात चमत्कार के समान थी वो ये थी, अप्रवासन विभाग के दफ्तर जाने में 20 मिनट लगे थे, लेकिन वहां से लौटने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ भी हो पाया। महाराज के सिवा ऐसा और कौन कर सकता है? ओवर टू यू कमांडर अंकल। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच। इसकी बैकग्राउंड ये है कि हम जब एयरपोर्ट पहुंचे तो टहलते हुए पहुंच गए थे और हमने सोचा टाइम हमारे पास है, और 1 घंटे पहले काउंटर पे पहुंचे तब उन्होंने कहा कि सुबह के पासपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का स्टैंप चाहिए। तो हमने सोचा सब जगह लगता है, एयरपोर्ट पे लग जाएगा। तो कहा, जी जरूर लगवा दीजिए। बोले नहीं, इसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। शहर जाना पड़ेगा। 1 घंटा रह गया था, 10 बजे काउंटर बंद हो रहा था और उसके बाद बोर्डिंग पॉसिबल नहीं थी। लेकिन महाराज का साथ हो तो आदमी में नेगेटिविटी आती नहीं। मैंने कहा देखते हैं, गुरु महाराज है ना, देखते हैं, विल गिव इट ए ट्राई। तो आंटी को, एक बेटी को वहीं छोड़ा और सुबह को लेके हम बाहर निकले। तो मजे की बात है कि एक ऑटो रिक्शा वाला वहीं खड़ा था, एंट्री के पास ही, और उसने मुझसे पूछा कि आप चले जाएंगे? मैंने कहा हाँ। बोले चलिए, गाड़ी से चलेंगे, कार से तो काफी टाइम लग जाएगा, मैं आपको फुर्ती से ले जाता हूँ। और ऑटो में बैठे, खूब सारी रेड लाइट थी, अच्छी खासी भीड़ थी, 20 मिनट लग गए। जब वहां पहुंचे तो जो अफसर था उसने मुझे ज्ञान देना शुरू किया कि ऐसे नहीं होता, पहले आना चाहिए वगैरह वगैरह। मैंने कहा भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हम कहाँ से आए, हमारी सिचुएशन क्या है। आप या तो लगा दीजिए या मना कर दीजिए, लेकिन ज्ञान मत दीजिए, उतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने फिर एक कॉपी दी, बोले मेरे पास एक ही पेज है, इसको आपको ट्रिप्लिकेट में भरना है, तो 3 कॉपी नीचे करा के लाओ, भरो और मुझे जमा करा दो, फिर देखता हूँ। करा दिया, वापस गया तो उसने स्टैंप लगा कि अभी एक बैंक है करीब आधा किलोमीटर दूर, वहां 100 रुपये जमा कराने होंगे आपको। मैंने सोचा ऑटो से चला जाऊंगा, लेकिन जब भीड़ देखी तो मुझे लगा पैदल जाने में ही भलाई है। अब एक बेटी को इमिग्रेशन ऑफिस छोड़ा और मैं भागा। रिटायर्ड भी हो, फौजी भाग लेता है। तो वहां पहुंचा तो जैसे एक लेडी काउंटर पे वेट कर रही थी, मेरे से उसने बात तक भी नहीं की। मैंने फॉर्म आगे किया, उसने 100 रुपये लिए, स्टैंप लगाया, मुझे वापस दिया और मैं फिर भागा। लेकिन टाइम तो लग रहा था। जब तक मैं वापस पहुंचा तब तक उसने पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया था। इधर पेपर लिए, उधर पासपोर्ट हाथ में, और हम नीचे। लेकिन फिर भी टाइम लग गया। बात यह कि जब हम फाइनली नीचे आए एयरपोर्ट वापस आने के लिए, तो वही ऑटो वाला वेट कर रहा था। बोला साहब वापस तो जाना ही होगा आपको ना? मैंने कहा हाँ, मैं चाहता हूँ। लेकिन अब टाइम नहीं था, 10 मिनट बचे थे। 10 मिनट हम चेन्नई में हैं, एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचेंगे? लेकिन जब हम ऑटो में बैठे, और ये यकीन करने वाली बात है, मुझे एक भी रेड लाइट याद नहीं, और 5-7 मिनट भी हुए होंगे। मैं 5-7 मिनट कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इतना टाइम तो हुआ होगा। लेकिन एकदम से आउट ऑफ नोवेयर मुझे वो जो एयरपोर्ट के पास एक छोटी सी हिल है, पहाड़ी, वो, और वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोर्ड दिखाई दिया। ऐसे ये तो एयरपोर्ट का बोर्ड है, ये अभी से कैसे आ गया?
है तो इससे पहले कि हम समझ पाते, हम एयरपोर्ट के अंदर थे और 10 मिनट के अंदर तुम अंदर थे काउंटर के सामने। तो दो बातें समझ में आ गई। महाराज पे विश्वास करो तो असंभव कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं होता ना, तो ये नहीं मानना चाहिए कि महाराज नहीं कर रहे, यही मानना चाहिए कि विश्वास की कमी है, हम आशीर्वाद के लिए तैयार नहीं है। ब्लेसिंग रेडीनेस जो होती है ना, कि गुरु के आशीर्वाद के लिए तैयार हमें होना पड़ेगा। महाराज के पास आशीर्वाद की कोई कमी नहीं, वो तो आपकी रेडीनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ब्लेसिंग्स दे देंगे। लेकिन लिटरली महाराज ने हमें चेन्नई से उठा के एयरपोर्ट पे रख दिया और हमें बिना पता चला है। गुरु जी के लिए जगह का, समय का, टाइम का, स्पेस एंड टाइम का कुछ वैल्यू नहीं है, होना भी नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी। जी आंटी। गुरुजी के लिए वक्त और जगह का कोई मायना नहीं है। वो सर्वव्यापी हैं। वो आपको कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं। वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। ओवर टू यू अंकल। आंटी, जैसे मैंने अभी कहा कि अ, गुरु महाराज शिव हैं, उनके लिए समय और डिस्टेंस मैटर नहीं करते। और जब वो आपके साथ होते हैं तो आपके लिए भी समय, यानी जिसे टाइम एंड स्पेस कहते हैं, दूरी का कोई मतलब नहीं। गुरु हर जगह हैं और जहां गुरु है वहां आप हैं। तो जब गुरु हर जगह हैं तो आप भी हर जगह हैं। बस आपको गुरु के आशीर्वाद के लिए तैयार होना होता है। महाराज कभी निराश नहीं करते हैं। निराश आप हो जाते हैं केवल तब जब महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार नहीं होते। जी आंटी। श्रीलंका में जिस होटल में हम ठहरे थे, वो एक दूर दराज के इलाके में था। यात्रा संबंधित एक विवरणिका को देखते हुए हमने जाना कि जहां हम रह रहे थे वो जगह अशोक वाटिका के एकदम साथ थी, जहां रावण ने देवी सीता को बंदी बनाकर रखा था। हमने वो जगह देखी जिसका जिक्र रामायण की एक सुंदर कथा सुंदर कांड में है, जहां भगवान हनुमान देवी सीता से मिलने गए थे और जिसके बाद उन्होंने सोने की लंका को जला डाला था। वहां की प्राकृतिक छटा जैसा रामायण में कथित है, बिल्कुल वैसी ही थी। मिट्टी का कुछ भाग काला था, मानो वह आज भी कड़ी पीड़ा का अनुभव कर रही हो। केवल 1 मीटर की दूरी पर शेष मिट्टी सामान्य थी। बाग के बीचों बीच पानी बह रहा था। गुरुजी ने हमारी छुट्टियों को एक तीर्थ यात्रा में बदल दिया। ओवर टू यू अंकल। आंटी, ये एक बहुत कहना चाहिए जबरदस्त कोइंसिडेंस थी कि जो हमारी वेकेशन होने वाली थी वो तीर्थ यात्रा में बदल दी महाराज ने। जिस होटल में हम ठहरे थे उसके उसके रूम के अंदर एक बुकलेट रखी थी और आंटी ने उसको फ्लिप करना शुरू किया तो पता चला कि एक सीता आलिया करके एक जगह है जो बहुत पास में है। इंक्वायरी की तो सीता आलिया का मतलब सीता का घर, और पता चला यहाँ अशोक वाटिका है और यहाँ पे सीता जी को रावण ने रखा था। अब इतनी दूर तक आने के बाद में हम उस जगह को मिस नहीं करने वाले थे। आश्चर्य की बात यह है कि जो जो वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में मिलता है, किस तरह से उस जगह को एक वैली के अंदर चारों तरफ से घिरी हुई, तो कमाल है, वो बिल्कुल वैसी है। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर
इस दृष्टिकोण से श्रीलंका में यात्रा नहीं की है तो ये करने लायक है। अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में जितनी मिट्टी उस एरिया की थी जिसको हनुमान जी ने जला दिया था वो आज भी काली है और राख जैसी है, और बीच में एक नाला सा बह रहा है पानी का साफ, और उसके दूसरी तरफ की मिट्टी सामान्य है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मिक्सअप भी हुआ हो। आपको जाके पता चलेगा कि समुद्र के किनारे पे एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके आसपास कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर वो दवाइयां जड़ी बूटियां पैदा उगती हैं जो हिमालय से रिलेट करती हैं, श्रीलंका से रिलेट नहीं करती हैं, जिसका फ्लोरा फोना बिल्कुल अलग है, जेनेटिकली अलग है। अब वो पहाड़ी वहां क्यों आ गई है और उस पे उस तरह के पेड़ पौधे क्यों उगते हैं जो हिमालय में उगते हैं, वैसे क्यों नहीं उगते जिससे श्रीलंका में उगते हैं। तो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है जब आप देखते हैं कि आप उस रामायण के चैप्टर्स को जी रहे हैं, जब आप उसको वहां देख। तो महाराज ने क्या किया, जो हमारी छोटी सी वेकेशन होने वाली थी, गुरु महाराज के आशीर्वाद से वो एक तीर्थ यात्रा बन गई। जी आंटी। गुरुजी को ये बात बहुत पसंद है कि उनकी संगत जिंदगी को अच्छे से और बहुत मजे से जिए। उनके पास हम ऐसे तैयार होकर जाते मानो किसी समारोह में जा रहे हों। ऐसा ऐसा देखकर गुरुजी बहुत खुश होते। गुरुजी बिल्कुल माँ की तरह हैं, जो अपने बच्चों को खुश देखकर खुश होती है। ये एक रिवाज था कि भक्त देश से बाहर जाने से पहले गुरुजी से आज्ञा लेंगे। अगर हमें कहीं भी जाना होता, हम उनसे आज्ञा मांगते थे। वो हमेशा मुस्कुराते और अपना आशीर्वाद दे देते। मेरे लिए भी ऐसा ही होता था। वो अक्सर ऐश कर या कुछ अन्य आशीर्वाद से भरे भरे शब्द कह देते थे। 2005 में अमेरिकन कंपनी में नियुक्त होने के बाद मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला। ये अमेरिका जाने की मेरी पहली यात्रा थी। मैं अत्यंत उत्साहित होकर गुरुजी के पास उनसे आज्ञा लेने आया। वे खुश थे, वह मैं देख सकता था। उन्होंने मुझे देखा, थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुझे 2 बोतल विटामिन ई की गोलियां लाने को कहा। मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि गुरुजी मुझ पर कुछ व्यक्तिगत व्यक्तिगत करने को कह रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन मैंने केवल हाथ जोड़े और गुरुजी के हुक्म को जी गुरुजी कहकर स्वीकार किया। मैं जैसे ही जाने लगा, गुरुजी ने कहा कि गोलियों की बोतलों पर निर्माण की तिथि एकदम नवीनतम होनी चाहिए। मैं वापस मुड़ा, अपने हाथ जोड़े और जी गुरुजी कहकर उनका ये हुक्म भी स्वीकार किया। मैं एकदम 7वें आसमान पर था कि गुरुजी मुझसे अपने लिए कुछ करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये उनका मुझे आशीर्वाद देने का एक तरीका था। ओवर टू यू अंकल। ये बात जैसे मैंने इसमें लिखा कि गुरु महाराज अपनी संगत को देख के बहुत खुश होते, और आपको पता चलता था कि जिस तरीके से प्यार से वो अपनी संगत को देखते थे, तो पता लगता था जैसे माँ अपने बच्चों को देख रही है। और आप गुरुजी के सामने बढ़िया तरीके से ड्रेस होके जाते, अंकल भी आंटियां भी। तो एक तरीके से समझिए कि हमसे लोग कहते थे मंदिर जाते हो या पार्टी अटेंड करने जा रहे हो। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें समझ नहीं आता था कि इस तरीके से ड्रेसअप होके कौन जाता है, लेकिन कारण था गुरु महाराज के सामने हम वैसा दिखना चाहते थे जैसे महाराज चाहते थे कि हम दिखें, और महाराज खुश हो जाए तो एक वो निगाह प्यार भरी मिल जाए आपको, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता।
तो एक रिवाज सा था कि जैसे आप बाहर जाएंगे, आप गुरु जी से आज्ञा लेंगे, और केवल बाहर जाने तक ही नहीं ये बात सीमित थी, कुछ भी महाराज हमेशा हमारे तब भी और आज भी फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है। सबसे पहले गुरु महाराज को बताना होता था। आज्ञा लेनी है तो, कुछ हो गया तो, कुछ होना चाहिए तो, आपको क्या लगता है आपको गुरु महाराज के अलावा और कोई नहीं चाहिए? तो कहीं ट्रेवल कर रहे तो वो भी गुरु महाराज से आज्ञा लेकर ही होती थी। महाराज आपके आशीर्वाद से अमेरिका जा रहा हूं, तो गुरु महाराज खुश हो जाते और कहते जा ऐश कर, हुआ ये ऐसे कुछ शब्द, और आपको पता हो जाता कि ये यात्रा सफल होने वाली है क्योंकि महाराज का आशीर्वाद मिल चुका है। तो जिस अमेरिकन कंपनी का मैंने पहले जिक्र किया था पिछले चैप्टर्स में, उसको ज्वाइन करने के बाद में ये मेरी पहली यात्रा होने वाली थी। तो मैं महाराज के पास गया, महाराज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से अमेरिका जाने का अपॉर्चुनिटी है, आपकी आज्ञा चाहिए। तो महाराज मुस्कुराए और बोले विटामिन ई की 2 बॉटल लेके आना। अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि गुरु महाराज के सामने आप खड़े हो जाएं, वो उतनी आज्ञा दे दें आपको, वो आपके जीवन को पूरी तरीके से निहाल करने के लिए बहुत था, बहुत से कहीं बहुत ज्यादा था। महाराज आपसे बात करें उस दौरान, वो उससे कई गुना ज्यादा निहाल करने लायक था। लेकिन गुरु आपको कुछ करने को बोल दें, हे ईश्वर, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन बात थी। मैं शायद आपको कभी समझा नहीं पाऊंगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ, लेकिन ये गजब की फीलिंग थी कि गुरु महाराज ने कहा 2 बॉटल विटामिन ई की लेके आना। ऑब्वियसली महाराज के लिए नहीं थी वो, जिसके लिए भी थी उसके लिए थी, लेकिन मेरी ब्लेसिंग थी। इस एक वाक्य से उन्होंने तय कर दिया कि मेरी ये ट्रिप बहुत अच्छी होने वाली है। जिस पर्पस के लिए मैं जा रहा हूं वो सफल होगा ही होगा। गुरु का भक्त कहीं भी खड़ा हो जाए, जिसके भी सामने खड़ा हो जाए, उसे नीचा नहीं देखना पड़ता। तो मैंने कहा जी गुरु जी, से नीचे, ऊपर तो देखना ही नहीं। और मैं मुड़ा वहां से जाने के लिए, तो पीछे से महाराज ने कहा लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट की होनी चाहिए। जी गुरु जी, और मैं चला आया। I knew Maharaj decided to exceptionally bless me. ये काम तो किसी से करा सकते हैं, मुझसे क्यों? पर महाराज के अपने तरीके हैं, और सबसे बढ़िया बात यह कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। आप खाली सिर नीचे कीजिए, आदेश मानिए, आगे बढ़िए। नो इफ एंड बट, नो किंतु परंतु, जस्ट ओबे इंस्ट्रक्शंस। जी आंटी। अमेरिका में आधिकारिक काम के सिलसिले में गया था, पर विटामिन ई की गोलियां लाना मेरे सबसे महत्वपूर्ण काम बन गया। मेरे वॉशिंगटन पहुंचने पर मेरा एक अभिकरण सहकर्मी मुझे लेने आया था, जो चाहता था कि हम सीधे काम पर चले। मैंने उसे रोका और बताया कि मुझे सबसे पहले नचितम सीधे काम निर्माण तिथि वाली विटामिन ई की गोलियां की 2 बोतल खरीदनी है। उसने कहा जरूर, पर क्यों? मैंने उससे कहा कि ये खरीदना मेरे लिए किसी भी अन्य काम से जरूरी है। हम एक दवाई की दुकान पर गए
और मैंने 2 बोतलें विटामिन ई की खरीद ली। वह एक सफल यात्रा रही। मैंने सीखा कि वह संस्था कैसे काम करती है, बहुत से दोस्त बनाए, काम करने की जगह को तौर तरीके को समझा और लौट आया। आने वाले शनिवार को जो मेरा दर्शनों के लिए जाने का नियमित दिन था, मैं विटामिन ई की बोतलों के साथ ले गया। मैं गुरुजी के पास गया और वो बोतलें उनको दे दी। महाराज ने थोड़ी देर उन बोतलों को जांचा और पूछा कि क्या वो नवीनतम निर्माण तिथि वाली हैं? मैंने केवल हाँ में अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुझसे उन बोतलों को अपने कमरे रखने को कहा। ओवर टू यू अंकल। अमेरिका की विजिट बिजनेस पर्पस के लिए थी, काम के लिए जा रहा था, लेकिन एक तरीके से अब वो काम नहीं रह गया था। मुझे विटामिन ई की बोतल लानी थी और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। तो नॉर्मली जैसे होता है, जैसे हम पहुंचे तो जो मुझे लेने आए थे मेरे कलीग थे उस समय, अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, यूएस नेवी के थे पहले। तो उन्होंने कहा कि आके लेट्स गेट टू वर्क, देयर आर पीपल वेटिंग। प्लान ये था कि मैं सीधा ऑफिस जाऊंगा और शाम को अपने सामान के साथ में रूम पे चला जाऊंगा। आप लोगों को हिंदुस्तान में अजीब लगता हो, लेकिन अमेरिकन कल्चर में बड़ी कॉमन सी बात है। और मैंने कहा रुको, जाएंगे, लेकिन पहले मुझे विटामिन ई की 2 बोतल खरीदनी है। बोली ये क्या है, इसके बिना नहीं जा रहा हूं मैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, स्टोर गए, 2 बोतल ली, एक्सपायरी डेट देखी, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की थी, जेब में रखी और हम सारे काम करने के लिए तैयार थे। अच्छी खासी लंबी विजिट थी, मेरे ख्याल से 2 वीक में रहा, सारे काम हुए। लेकिन सबसे बढ़िया बात थी कि मेरे पास 2 विटामिन ई की बॉटल्स थी जो मैंने बड़े संभाल के अपने पास रखी। जब मैं महाराज के पास गया लौट के, तो मत्था टेका और सबसे पहले वो दोनों बॉटल महाराज के सामने पेश की। तो महाराज ने एक्नॉलेज किया, लेकिन सबसे पहले पूछा लेटेस्ट डेट की है? हाँ जी गुरु जी। चल फिर मेरे कमरे में रखते हैं। आंटी जी, ये एकदम अविश्वसनीय था। मैंने जो सुना उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। गुरुजी के कमरे में बिना उनकी आज्ञा के कोई भी नहीं जा सकता था, परंतु वो मेरे लिए असाधारण आशीर्वाद को पाने का दिन था। सत्संग के दौरान मैं उस कमरे के दरवाजे के पास बैठता था, इसलिए उस कमरे में आने वाली अद्भुत खुशबू से भी वाकिफ था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया और मैं स्वर्ग में था। उस कमरे की आभा, रम्यता, सादगी और खूबसूरती सब अविश्वसनीय थे। मुझे सिर्फ अंदर जाकर गोलियों को वहां छोड़कर लौट आना था, परंतु मैं वहां रुक गया। पीठ दीवार की ओर, मुंह गुरुजी के बिस्तर की ओर करके मैं बैठा रहा, उस सारे एहसास को अपनी सांसों के साथ अपने अंदर समेटता हुआ। उस हवा को जिसे गुरुजी की सांसों ने छुआ था, अपने अंदर सोख रहा था। अपने लालच के कारण, पकड़े जाने के डर से मैं माथा टेक कर मोह माथा टेक कर ना चाहते हुए भी बाहर आ गया और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो जिस चीज पर मेरा
हक नहीं था मैंने उसे छू लिया हो, ले लिया हो। ये एक बहुत ही खास अनुभव था। ओवर टू यू अंकल। तो महाराज ने कहा ना इसे मेरे कमरे में रख दे, तो मैं हिल गया। जैसे मैं बुक में पहले भी बताया, सत्संग में बताता रहता हूँ, मैं सबसे पीछे बैठता था। और सबसे पीछे बैठने का मतलब था म्यूजिक सिस्टम के पास, गुरु महाराज के बेडरूम के डोर के बिल्कुल सट के। तो महाराज के बेडरूम के डोर के नीचे से उनकी वो फ्रेग्रेंस आती रहती, पूरे हॉल में जितनी आती थी उससे कहीं ज्यादा। तो वहां बैठने का एक एडिशनल इंसेंटिव या लालच ये था कि वो खुशबू आपको नॉन स्टॉप फ्लो में मिलती थी। नॉन स्टॉप मीन्स नॉन स्टॉप, इन अबेंडेंस। जैसे कोई अंदर स्प्रे कर रहा हो फ्रेग्रेंस और आप उसको बाहर बैठे हुए सोख रहे हैं। तो मुझे वैसे भी वहां के अलावा कहीं और बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज कितने सालों के बाद, ये 2005 की बात है, और 2001 से मैं वहां बैठता था। 5 साल, 4 साल तो हो ही गए, 4 साल से ज्यादा, करीब करीब 5। और मुझे पहली बार उस इमेजिनेशन को रियलाइज करने का मौका मिल रहा था कि मैं जब सोचता था महाराज का रूम कैसा होगा, अंदर क्या है, कब देख पाऊंगा, एंड देयर इट वाज। तो उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई हैड दिस इलेक्ट्रिक विंग्स इन माय फीट। ऐसे इससे पहले महाराज मुझे वापस बुला के कहते रहने दे, तू यहीं छोड़ दे, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अंदर जाना था, एंड देयर आई वाज। मैं उस ऑरा को डिस्क्राइब करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ साबित कर पा दूंगा, क्योंकि वो वर्णन नहीं किया जा सकता। आई हैड महाराज बेड इन फ्रंट ऑफ मी, और एक टेबल के ऊपर वो दोनों बॉटल रखी और मैं बैठ गया। मुझे केवल बॉटल रख के वापस आना था, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाया। पैर जम गए, पैरों के अंदर से जान निकल गई। मैं धम्म से बैठ गया, दीवार से कमर लगाई, महाराज का रूम देखा, आंख बंद की, गहरी गहरी सांसें ली, और मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बैठा। मैं वहां से उठ के आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ग्रीड का एक एंड होता है। इतना ज्यादा लालच अच्छा नहीं है बच्चे, ऐसा ना हो कि चक्कर में फटकारी लग जाए। डर तो रहा ही था ना। और मैं फिर खड़ा हुआ, मत्था टेका वहीं पे गुरु महाराज, शुक्रिया किया, और गहरी गहरी सांसें ली। ये रियलाइजेशन कि वो रूम है जिसके अंदर वो हवा है जिसे महाराज ने इस्तेमाल करके छोड़ा है, अपने आप में आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए बहुत था। और उसके बाद में बाहर आया, नो आई कांटेक्ट, उधर देखा भी नहीं, बिकॉज आई न्यू महाराज नोज कि इसने जरूरत से ज्यादा ब्लेसिंग ले ली है। खाली बॉटल रख के आने को कहा था, मैं टिक के बैठने को नहीं कहा था। बट जैसा भी था कि बहुत गजब का एक्सपीरियंस था, बहुत खास आज तक। मेमोरेबल वन। जी अंकल, मेमोरेबल तो और भी हैं, पर ये इट वाज लाइक ट्रेवलिंग टू हिज वर्ल्ड एंड कमिंग बैक। जी आंटी। हाँ जी।
गुरुजी हम सबको बहुत महत्वपूर्ण महसूस करवाते थे। वास्तव में हम सब कुछ भी नहीं हैं। इस सृष्टि के विस्तार में धूल के एक कण के समान भी नहीं। भगवानों के भी भगवान का हम सबको एक व्यक्तिगत रूप से वंचित और खास महसूस कराना बहुत ही अद्भुत था। गुरुजी अपनी हर संगत को ऐसा महसूस कराते थे कि मानो केवल वो ही गुरुजी के लिए खास है। गुरुजी अपनी हर एक संगत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं और इसलिए वो हमें अपने साथ सीधे जुड़ने पर जोर देते हैं, सबके साथ मिलकर जुड़ने पर नहीं। किसी भी एक गुट का हिस्सा बनकर उनसे मत जुड़ें और इसमें सोशल मीडिया के गुट भी शामिल हैं। संगत में कोई भी पहला या दूसरा नहीं है। गुरुजी के साथ सीधा एक से एक वाला संबंध बनाइए, बिना किसी और को विचौलिया बनाकर। Even Shipra says this, right, uncle? Shipra ने यही कहती है ना? Over to you, uncle. Uncle, we are not able to hear you. महाराज के साथ जो समय बिताया उसमें बहुत सारी चीजों में से जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझी वो ये कि एक तो गुरु महाराज अपनी संगत के लिए हर समय हर जगह मौजूद है। जैसे मैंने कहा टाइम स्पेस कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ओमनी प्रेजेंट है ना, जैसे वैसे आप जहां भी हैं गुरु महाराज वहां हैं। और दूसरी बात ये कि गुरु हमेशा आपको ये रियलाइज करा देते कि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु के लिए कोई नहीं है। और ये रियलाइजेशन केवल आपको नहीं, एक एक संगत को होता। दे आर दी ओनली वन, दे आर चोजन वन, दे आर वेरी स्पेशल। तो और ये तब होता जब आपको ये फील आती कि इट इज ए कनेक्शन विच इज डायरेक्ट, वन टू वन। और इसके बीच में कोई नहीं है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि आपके और गुरु के बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है और गुरु को पसंद भी नहीं है। तो इसलिए और ये जो बिचौलिया है ना, ये केवल कोई दूसरी संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है, ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी नहीं है, ये कोई ग्रुप भी नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, ये दरअसल कोई भी नहीं है। इसलिए बेस्ट ये है कि महाराज से वन टू वन डायरेक्ट कनेक्शन हो, और वो भी बिना किसी को बीच में इन्वॉल्व किए हुए। इसमें प्रोसेसेस भी शामिल है। जी आंटी। मुझे अमेरिका जाने का एक और मौका मिला और मैंने फिर से गुरुजी का आशीर्वाद मांगा। जब मैं गुरुजी से बात कर रहा था, मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी थी। गुरुजी ने उसकी ओर देखा, फिर मुझे देखा और पूछा कि क्या मैं उसको अमेरिका लेकर गया हूँ। इससे पहले मैं जवाब दे पाता, मेरी पत्नी ने शिकायत करने के अंदाज में कहा कि मैं उसे कभी अपने साथ अमेरिका नहीं ले गया। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मैंने घबराते हुए बहाना दिया कि ये तो व्यापारिक यात्रा थी, पर गुरुजी को तो जवाब में ना सुनना ही नहीं था। गुरुजी ने मेरी पत्नी की ओर देखकर कहा, ये मुझे इस बार ले जाएगा, ये तुझे इस बार ले जाएगा। वो यात्रा बहुत ही कम समय के लिए थी और मुझ पर काफी चीजों की जिम्मेदारी थी। और सच कहूं तो मैंने गुरुजी के इस कथन को गंभीरता से भी नहीं लिया था। मैं उसे अपने साथ नहीं ले गया। मैं वापस आया
और जब मैं महाराज की मौजूदगी में गया तो पहली बात जो गुरुजी ने पूछी वो यही थी, क्या तुम आंटी को अपने साथ ले गए थे? मेरे पास कोई बहाना नहीं था और इससे पहले कुछ कहूं, मेरी पत्नी ने उनको बताया कि मैं नहीं लेकर गया था। गुरुजी ने एक कड़ा निर्देश देते हुए मुझसे कहा, अगली बार उसे अवश्य लेकर जाना। फिर वो मेरी पत्नी की तरफ मुड़े और उससे कहा कि अगली बार मैं उसे पक्का अमेरिका ले जाऊंगा। ओवर टू यू अंकल। तो आंटी जी, अमेरिका जाने का अगला जब मौका मिला तो महाराज से आज्ञा लेने के लिए एक बार मैं फिर उनके सामने था। मैंने उन्हें बताया कि महाराज, आपके आशीर्वाद से अमेरिका जाने का मौका मिला है, आपकी आज्ञा चाहिए। तो आंटी पीछे खड़ी थी। महाराज ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आंटी की तरफ देख के पूछा, तुझे ले गया ये? तो मैं तो चुप ही रहता। आंटी ने शिकायत के अंदाज में बोल दिया कि गुरुजी, ये मुझे कभी अपने साथ नहीं ले जाते। सोचिए, पूछा तो ये था ले गया कि नहीं, और मैं नहीं ले जाता, ये उन्हें जवाब दिया। तो आई वेंट रेड इन फेस, एम्बेरेस्ड। महाराज के सामने अपनी पतली हो गई थी। तो मैंने थोड़ा सा हड़बड़ाहट में बताया कि गुरुजी, ये तो बिजनेस ट्रिप है, इसमें साथ नहीं ले जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। महाराज विल हैव नन ऑफ इट। वो गुरु महाराज मजाक में भी कुछ बोले तो वो मजाक नहीं होता, उसके पीछे एक पर्पज होता है। और पर्पज ये था कि महाराज चाहते थे मैं आंटी को साथ लेकर जाऊं। तो गुरुजी मुझे कहते, क्यों नहीं ले जाता इसको? मैं डर गया, मैंने महाराज अब के ले जाऊंगा। फिर गुरुजी ने आंटी की तरफ देख के कहे, ये तुझे ले जाएगा। लेकिन हुआ ये कि एक तो मैंने सोचा महाराज ने आंटी को खुश करने के लिए बोल दिया, और दूसरा ये कि उसके पास वीजा नहीं था और मेरी ट्रिप तो इमीडिएट थी, तो उसको मैं वीजा लगवा नहीं सकता था। तो क्या हुआ, आंटी साथ नहीं गई और मैं वापस लौटा तो महाराज के सामने फिर से अपने आंटी के साथ में मत्था टेका, ड्यूटी पे वापस रिपोर्ट किया। तो गुरु महाराज को याद रहता है, he never forgets। उन्होंने मुझसे पूछा, आंटी को साथ ले गया था? तो मैं चुप। मैं ये थोड़ा सोचा था महाराज याद रखेंगे इस चीज को। आंटी ने बोला, गुरुजी ये नहीं ले गए। एंड जेन्युइनली मैं आपको बता सकता हूं, महाराज वॉज विजिबली अपसेट। उनके आदेश का पालन नहीं हुआ था। तो गुरु महाराज ने बड़ी सख्त टोन में कहा, ले जाना, फिर की हो गया? मैं डर गया। मैंने हाथ जोड़ कर, गुरु महाराज इस बार जरूर लेकर जाओ। और फिर गुरुजी ने आंटी की तरफ देख के कहा, ये इस बार तुझे जरूर लेकर जाएगा। एंड दिस was it। There will be no argument on this। सो गुरु महाराज को जो कराना होता है, करना होता है, वो अपने तरीके से समझा भी देते हैं और करवा भी लेते हैं। जी आंटी। अगली अमेरिका यात्रा गुरुजी की महासमाधि के बाद ही हो पाई। उस यात्रा के दौरान वहां पर केवल 2 ही दिन के लिए रहना था। फिर भी मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर गया। हमने साथ में यात्रा की और गुरुजी की मौजूदगी में लौट आए।
पहली बार बड़े मंदिर में उनकी समाधि के सामने भीगी हुई आंखों और जुड़े हाथों के साथ मैंने गुरुजी को बताया कि महाराज, मैं अपनी आंटी को अमेरिका ले गया था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि गुरुजी खुश थे कि मैंने उनका आदेश माना था। ओवर टू यू अंकल। आंटी, अगली बार जब मेरा ट्रैवल का नंबर आया तो ये करीब सितंबर 2007 हो गया था। महाराज मां समाधि ले चुके थे, लेकिन मुझे याद था। आंटी मेरे साथ चल रही थी, वीजा वगैरह सब मैं पहले से करवा ही चुका था। दो दिन रहना था, फिर भी मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमें वहां टाइम मिलेगा कि नहीं, जो कि नहीं मिला। मैं आंटी को ले गया, अपना काम किया, और लिटरली बिना किसी स्टे के, ट्रैवल के, साइट सीइंग के हम वापस महाराज की प्रेजेंस में आ गए। बड़े मंदिर में पहली बार समाधि के सामने महाराज को रिपोर्ट किया, मत्था टेका, और जैसा कि उस जमाने में सीन था, सारे रोते ही थे वहां। महाराज को मत्था टेका और कहा महाराज, आदेश का पालन हुआ। आंटी को अमेरिका घुमा लाया, और मैं सेंस कर सकता था जो आज भी हो सकता है कि मुझे ऐसी फील आई जैसे महाराज ने कहा, अच्छा किया। एंड आई कुड सेंस दैट हैप्पीनेस महाराज कि उनके आदेश का पालन किया गया। जी आंटी। ये सच है कि गुरुजी ने मां समाधि ले ली है, लेकिन संगत आज भी उनसे बिल्कुल वैसे ही जुड़ रही है, बातें करती है जैसा संगत महासमाधि से पहले प्रत्यक्ष विराजमान गुरुजी से करती थी। और ये सही भी है, क्योंकि गुरुजी तो यहाँ पर ही मौजूद हैं। हम उनका जिक्र कभी भी भूतकाल में नहीं करते, उनके स्वरूप पर माला नहीं चढ़ाते। गुरुजी सदा के लिए हैं, और उनसे हमारा रिश्ता एक दिव्य पवित्र गुरु और अनुयायी का रिश्ता भी सदा के लिए है। यह समय की सीमा में नहीं बंधा है। उस सृष्टि से परे जो दिखाई देती है, क्योंकि जो हम देखते हैं वो सच्चाई नहीं है, वह केवल सच्चाई की अनुभूति है। आत्मा से आत्मा का जो संबंध महाराज के साथ है, केवल वो ही सच्चाई है। ओवर टू यू अंकल। जैसे मुझे जो फीलिंग आई ना कि महाराज ने एक्नॉलेज कर दिया कि तो अमेरिका घुमा लाया, बहुत अच्छा हुआ। और ये जो रियलाइजेशन था, ये महाराज का कम्युनिकेट करने का तरीका अपनी संगत के लिए तब से आज तक वैसा ही है जैसा उस जमाने में होता था जब गुरु महाराज चोले में थे और आप उनके ह्यूमन फॉर्म से इंटरेक्ट कर सकते थे। ये सच है महाराज ने मां समाधि ले ली, लेकिन ये भी सच है कि उनकी संगत उनसे वैसे ही जुड़ी है जैसे हम जुड़े थे। आप फील कर सकते हैं वो जुड़ाव, महाराज के प्रति वो श्रद्धा, वो प्यार, वो डिवाइन से नहीं होता है, वो गुरु महाराज से होता है, और वो उसी तरीके से होता है, क्योंकि गुरु महाराज कभी गए नहीं। इस चीज पे हम बाद में बात करेंगे कि रियलाइजेशन आया कैसे, लेकिन ये सच है। जब हम लोगों ने सत्संग कंटिन्यू किया तो महाराज के स्वरूप को वैसे ही रखा जैसे पहले रखते थे, कभी माला नहीं चढ़ाई, आज तक नहीं करते इस काम को, क्योंकि गुरु महाराज हमारे लिविंग गुरु हैं, केवल दिखते नहीं।
हम उनका जिक्र पास्ट टेंस में करते ही नहीं। गुरुजी हैं। तो जो उनका रिश्ता हमसे एक गुरु और शिष्य का तब बन गया था, वही रिश्ता आज की संगत का भी वैसे ही बनता है जैसे हमारा बना था। और ये ऐसा ही होना चाहिए था। और मैं देख सकता हूं हसन अंकल जो संगत अब जुड़ती है, उसका जुड़ाव गुरुजी से हम लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा है, डिवाइन है। गुरु महाराज समय की सीमा में नहीं बने। गुरु महाराज, जैसे मैंने कहा, टाइम और स्पेस से परे है, क्योंकि वो माया से परे है, उस सृष्टि से परे है जो दिखाई देती है। ये सब हमें दिखता है, पर हमें अंदाजा नहीं महाराज को क्या क्या दिखता है। क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो परसेप्शन है। वी परसीव द रियलिटी। हम सच्चाई को महसूस करते हैं, और महाराज सच्चाई महसूस नहीं करते, वो स्वयं सच्चाई है। बल्कि मैं ये जानता हूं, समझता हूं, और पूरी कन्विक्शन से कह सकता हूं, गुरु महाराज ही सच्चाई है। ही इज द ट्रुथ, द होल ट्रुथ, नथिंग बट द ट्रुथ। वी लिव दैट परसेप्शन। और महाराज से जो संबंध है, अगर है, तो वो सोल टू सोल है। आत्मा और परमात्मा का संबंध है। उसका इस फिजिकल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है। जी आंटी। महाराज हमें किन किन तरीकों से कैसे आशीर्वाद देते हैं, ये समझना मुश्किल है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरी दो बेटियों का अमेरिका में होना, मुझे गुरुजी के आदेश कि मैं अपनी पत्नी को अमेरिका लेकर जाऊं से कहीं ना कहीं जुड़ा महसूस करता हूँ। गुरुजी ने हमारे कर्मों का संपूर्ण प्रसंग देखा, उसके बंद दरवाजे खोल दिए ताकि हम एक बेहतर जिंदगी जी सकें। घर की महिला का खुश होना इन बंद दरवाजों को खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओवर टू यू अंकल। महाराज को ब्लेसिंग देने के अपने तरीके हैं। सबको एक तरीके से ब्लेसिंग नहीं मिलती। हाँ, लेकिन जिसको जिस तरह से मिलती है, दूसरे को वैसे ही मिले वो जरूरी नहीं। और दूसरे उसको कॉपी करके वैसा ही करके ब्लेसिंग ले लें, ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इसलिए किसी की कॉपी करने का तो मतलब ही नहीं होता। अब महाराज ने कहा कि आंटी को अमेरिका ले जा, तो मैं समझ सकता हूं कि आंटी को अमेरिका भेजना गुरु महाराज के हिसाब से मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे ये लगता है कि आज जब मैं महसूस करता हूं कि उस चीज को रिलेट करके आज अमेरिका से हम लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो गया, क्योंकि दो बेटियां अमेरिका में हैं। और ये पॉसिबल हुआ आंटी को अमेरिका ले जाके। महाराज जानते थे कि जो कुछ वो देना चाहते हैं, जो कुछ भी लॉकअप होके पड़ा है, उसकी चाबी यही है कि वो ताला खुले, आंटी को अमेरिका ले जाने। अब इसमें क्या सेंस बनती है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं नहीं समझ पाता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु महाराज जानते हैं, वो समझते हैं। और मुझे केवल इतना करना था कि जो महाराज ने मुझे करने को कहा वो मैंने कर दिया। महाराज जानते हैं हमारे आगे पीछे के सारे कनेक्ट, सारे कर्म, सारे संबंध, और उन चीजों को कैसे सीधे रास्ते पे लाना है, उन गांठों को कैसे खोलना है, और हमें
हमारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है अंडर द सर्कमस्टांसेस, वो कैसे किया जा सकता है, ये महाराज जानते हैं। मैं इस बात को ऐसे कहूं कि जैसे जैसे आप महाराज के पास जा रहे हैं, आप चेस खेलते हैं या ताश खेलते हैं, तो चेस में आप जब गुरु महाराज के पास जाते हैं कि महाराज सारी चालें बिगड़ चुकी है, वजीर पिट चुका है, मेटेरियल लॉस हो चुका है, हार होने वाली है, तो महाराज ग्रैंड मास्टर की तरह से हैं। वो आपके चेस के गेम को अपने हिसाब से, अपनी चालों से उसको ठीक कर सकते हैं। ताश के पत्ते आपके हाथ में बट चुके हैं, जो आपके पास नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। लेकिन महाराज के पास जब आप जाते हैं तो उन्हीं पत्तों से वो आप इसका बेस्ट गेम खेलवा सकते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। तो एक के ताश के पत्ते दूसरे के ताश के पत्ते जैसे नहीं है, तो किसी की कॉपी क्या करनी। तो महाराज ने देखा, हमारे कर्मों का सारा हिसाब किताब देखा और बताया कि आंटी को अमेरिका ले जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि सारे अपनी अपनी आंटी को अमेरिका ले जाएं, भाई ले जाएं जरूर, मैं मना नहीं करता, लेकिन और ले जाना चाहिए, मगर ये मेरे लिए सॉल्यूशन था महाराज, और मैंने वो किया। और इस बात को मैं आगे कहीं बताऊंगा जरूर, मगर मेरे लिए उस दिन ये बात समझ में आ गई कि मैं कुछ भी करना चाहूं, मेरी आंटी का खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांठें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक आप अपनी आंटी को खुश नहीं रखेंगे। और मेरे वाली क्योंकि ट्रेवल करने से, घूमने से खुश होती है, तो मेरे पास बहुत आसान सा तरीका है। जब कभी मुझे कुछ करना होता है, कहना होता है और चीजें नहीं सुलझ रही होती हैं, बोलता चल कहीं घुमा के आता हूँ, चलो लेट्स गो समवेयर, और 2 दिन का चक्कर लगा के आ जाते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई अंडरस्टूड। आंटी जी। जब मैं वैवाहिक संबंधों की बात कर ही रहा हूँ, तो एक बात और कहता हूँ कि मेरे इस अनुभव ने मेरी व्यक्तिगत सोच में, जो मैंने शास्त्रों से सीख कर बनाई, कुछ इजाफा ही किया। ये सोच थी कि जहां कभी भी एक महिला की इज्जत की जाती है, उसे पूजनीय समझा जाता है, वहीं पर भगवान बसते हैं। जहां कहीं उनकी इज्जत नहीं की जाती, वहां सब कार्य निष्फल रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि गुरुजी महाराज से मिलने वाले आशीर्वाद आपको एक सुचार प्रवाह में मिलते रहें, तो आप अपनी पत्नी को हमेशा खुद से पहले रखें। ओवर टू यू अंकल। ये बिल्कुल वही है जो मैं पहले कह रहा था। हमारे यहाँ मनुस्मृति में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यंत्र वास्तु ने पूज्यन्ते सर्वास्ति प्राफला क्रिया। मतलब जहां भी स्त्री का पूजन होता है, उसकी इज्जत होती है, उसका सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। और जहां नहीं होता, वहां के सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। या जो परिवार जिसमें महिलाएं जैसे माँ, पत्नी, बहन और बेटी आदि दुखी रहते हैं, वह परिवार नष्ट हो जाता है। वहीं पर वह परिवार जहां वो दुखी नहीं है, फलता फूलता है। तो मुझे आश्चर्य नहीं है महाराज ने मुझे क्या करने को बोला। मेरी सोच थी ये पहले से ही कि घर की स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इतना सम्मान होना चाहिए उसका अंदाजा नहीं था। ये अंदाजा महाराज ने करवाया कि ये केवल सामाजिक व्यवहार की बात नहीं है, ये आपकी पूजा का एक इसेंशियल कंपोनेंट है कि आपके घर की महिला का सम्मान हो, वो अपने आप से आप उसे आगे रखें और उसको खुश रखें।
और उस दिन ये बात समझ में आ गई थी और मैंने गांठ बांध ली। तो मेरे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था गुरु महाराज के साथ बिताए हुए समय का। जी आंटी। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैं संगत को गुरुजी के स्वरूप वाले लॉकेट को ब्लेस करने के लिए महाराज से प्रार्थना करते देखता था। महाराज खुशी खुशी उनकी प्रार्थना स्वीकार भी कर लेते थे। दिसंबर 2006 में हमने भी सोने के 2 लॉकेट बनवाए और पहनने से पहले गुरुजी के सामने प्रस्तुत किए ताकि वो उन्हें ब्लेस कर सके। गुरुजी ने लॉकेट अपने हाथ में लिए और पूछा कि ये किसके लिए हैं? मैंने जवाब दिया कि एक मेरे लिए है और दूसरा मेरे दामाद के लिए। ओवर टू यू अंकल। आंटी पूरा पढ़ दीजिए अगला पैरा भी, फिर बात करते हैं। अच्छा जी। महाराज ने तुरंत पूछा और आंटी को क्या? मैं एकदम से एकदम से पक्का गया। मुझे ये पहले से ही पता होना चाहिए था। अपनी पत्नी से पहले खुद के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का मैं सोच भी कैसे सकता था। मैं शर्मिंदा था और कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं थे। मैं केवल सर झुकाकर नीचे देखते हुए चुपचाप खड़ा रहा। मेरे पास कोई भी बहाना नहीं था। खैर, महाराज ने लॉकेट ब्लेस करके मुझे वापस कर दिए। हम घर लौट आए और तब तक मैंने अपने लॉकेट को ना पहनने का फैसला किया जब तक मैं अपनी पत्नी और बिटियाओं को के लिए भी लॉकेट बनाकर गुरुजी से आशीर्वाद ना दिलवा लूं। इसमें कुछ वक्त लगा। अप्रैल 2007 में ही पहले के 2 लॉकेट जिनमें महाराज ने ब्लेस किया था, उनके समान दिखने वाले अन्य 4 लॉकेट की हम व्यवस्था कर पाए। मैं उनको लेकर गुरुजी के पास गया और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर पूरे परिवार ने एक साथ लॉकेट पहने। जी आंटी। महाराज जब आपको एक मैसेज देते हैं तो वो कोई डाउट नहीं छोड़ते। तो वो यूएस आंटी को साथ ले जाऊं, ये आइसोलेशन में नहीं था। मुझे याद है कि 2006 एंड में मैं महाराज के पास 2 लॉकेट बनवा के ले गया। सब लोग पहनते थे, मैंने सोचा गुरु महाराज से ब्लेस करवा लेता हूं, मैं भी पहनूंगा। और वही वाली बात है कि घर में जो मर्द हैं उनके लिए बनवा लो। तो 2 ले गया बनवा के, महाराज के सामने पेश किए। महाराज ये ब्लेस कर दीजिए प्लीज। गुरु महाराज ने देखा, हाथ में लिए और फिर पूछते हैं किसके लिए है? तो मैंने गुरुजी एक मेरे लिए है और एक मेरे दामाद के लिए। और फिर गुरु महाराज लुक्ड एट मी और फिर आंटी की तरफ दे देखे थे, और आंटी का क्या? तो मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। तो जो बची कुची कमी थी कि महाराज क्या समझते हैं आंटियों को, उस दिन पूरी हो गई। लेकिन गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, मैं कुछ जवाब देने के लायक नहीं था। मैं वैसे भी क्या बोलता, सिर नीचे करके मैं चुप बैठा रहा वहीं घुटनों के बल। महाराज ने ब्लेस किए और मुझे वापस दे दिए। मैं बाहर निकला और मैंने उससे कहा आंटी से कि मैं इसको पहनूंगा नहीं, मुझे आपके लिए भी बनवाने। मैंने बेटियों के लिए और आंटी के लिए 4 लॉकेट फिर बनवाए। ये टाइम होते होते अप्रैल का टाइम आ गया 2007 का। और अप्रैल में मैं महाराज के पास ले गया और बड़े एम्फेसाइज करके मैंने कहा गुरु महाराज ये आंटियों के लिए। He smiled. He knew where I'm coming from.
उसकी बैकग्राउंड गुरु महाराज को पता थी। महाराज का एक इशारा बहुत था हमारी क्लास लगने के लिए। उन्हें बहुत कुछ कहना थोड़ा ही था, इट वॉज एनफ। उन्होंने उनको बहुत खुशी से अपने हाथ में लिया, ब्लेस किया और मुझे लौटा दिया। फिर हम सबने इकट्ठे पहने। तो जैसे मैंने पहले कहा कि महाराज ने क्लियरली कर दिया कि आंटियों को साथ लेके चलो, पीछे मत छोड़ो। There are no two different set of privileges that you accord to yourself and your lesson learned. तो उसके बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ सोचूं और उसी समय में ये नहीं सोचूं कि ये तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट आंटी। क्योंकि मुझे गुरु महाराज का वो सीन, वो आदेश, वो संस्मरण आज तक याद है। मैंने उसको कभी नहीं भूला और कभी नहीं भूलूंगा। जी आंटी। So uncle, will finish the reading today here. यहीं पे समाप्त करते हैं। पर उससे पहले अंकल आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप वो लॉकेट दिखा पाएंगे क्या, आपके करीब है आसपास? जी आंटी, वो बुक के अंदर उसका फोटो है। इस समय अच्छा, वो ठीक। लॉकेट मेरे पास नहीं है एग्जैक्टली। मोटी आप फोटो देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सो दिस इज द स्वरूप। ये हमने बुक से ही कैप्चर किया है। जी, आप दिखा दीजिए आंटी अगर बुक से है हाँ तो। जी, हाँ जी। दिख रहा है स्क्रीन पर अंकल? इज इट ऑडिबल? या वी कैन सी इट। जी आंटी, यही है। चलो, हमें भी दर्शन हो गए अंकल। थैंक यू सो मच। एंड अंकल जी और संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो पढ़ने में हुई हो तो प्लीज माफ करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस सेवा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी महाराज। पप्पू आंटी, डे टू डे बेसिस पे आप इतनी मेहनत कर रही हैं बॉम्बे में, और इतनी मैं आंटी आप खुद बता दीजिए प्लीज। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सेवा का मौका मिला अंकल। थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड देन टू multilingual team. You can see how nervous I am because I really enjoyed this time. I enjoyed this reading. Thank you so much, Commander Uncle. It was lovely whatever I read, and I will continue to read this book with you, along with you. Thank you so much, Uncle. I don't know what to say. What else to say? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आप फिजिकली मेडिकली आपको पता है कि मतलब यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, और मैंने मैं आपको मैसेज में लिखा है अभी, अगर वो मैसेज अपना देख लेंगे तो आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके। बट ऐसे गुरुजी के साथ मतलब कोई भी तकलीफ नहीं है, उसमें भी अपना ही मजा है, which I am enjoying, and I will share that satsang later whenever I get a chance. Thank you so much once again. जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक्स अ लॉट। Thank you. मैं इट वाज ए blissful reading from your side, Pammu aunty. Thank you, uncle. May Guruji Maharaj blesses you throughout your life. Thank you. Thank you. थैंक यू लॉर्ड संगत जी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी महाराज से आगे लेंगे।